गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज पवार धान ई क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। मिशन रीड की हिस्ट्री सीरीज के अंदर आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। देखिएगा, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश नीति, चलिएगा, यहां बात कर रहे हैं हम भारतीय राज्यों के प्रति। तो यहां राज्यों से तात्पर्य है तत्कालीन भारतीय रियासतें, क्योंकि ये जो हमारा पीरियड रहेगा यहाँ पर ब्रिटिश नीति का, वो पीरियड हम अगर माने तो वो स्टार्टिंग रहेगी 1740 से लगा करके 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक। भारतीय राज्यों के प्रति शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आगे चल करके ब्रिटिश क्राउन की क्या नीतियां रही भारतीय रियासतों के प्रति। यहाँ राज्यों से तात्पर्य भारतीय रियासतें हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 562 मानी गई है। 562 रियासतें भारत में अवस्थित थी और इनको अलग अलग तरह से अलग अलग भागों में बांटा भी गया है कि कुछ ऐसी बड़ी रियासतें जैसे जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये कुछ बड़ी रियासतें थी। तो कुछ ऐसी रियासतें जो छोटी रियासतें या मध्यम क्रम की रियासतें, जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर था, उससे कम था, उनकी संख्या 202। बड़ी रियासतों की संख्या बहुत कम रही है। और तीसरे प्रकार की वे रियासतें जिनकी संख्या तो 103 है और जिनका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर से भी कम, और कुछ रियासतें उससे भी छोटी जिनका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम और उनकी संख्या 70 के आसपास बताई जाती है। तो इस प्रकार कुछ रियासतें 562, और उनको इस प्रकार से हम वर्गीकृत करके देखते हैं कि कौन कौन सी वे रियासतें रहीं और कौन कौन सी रियासतों के प्रति ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश सरकार की, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या नीतियां रहीं। देखिएगा, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक रहेगा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, जिसका काल मैंने बता दिया 1740 से लगा करके 1947, भारत की आज़ादी तक अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों या रियासतों के प्रति अलग अलग नीतियों का या अलग अलग प्रकार के उनकी वक्तव्य या उनका जो मंशा थी उनको व्यक्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से भारतीय रियासतों को ट्रीट किया करते थे। चलिएगा, बात करेंगे शुरुआती EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना मैक्सिमम जो देखा जाता है दिसंबर 1600, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 1599 में हो गई थी। लेकिन दिसंबर 16 इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है कि इसी समय इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र, या कहते हैं उसको एकाधिकार प्रदान किया था। एकाधिकार, किस चीज का एकाधिकार दिया था? ये एकाधिकार दिया था पूर्वी देशों, और विशेषकर बात करते हैं भारत के साथ, पूर्वी देशों जिसमें मुख्य रूप से भारत शामिल है, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया जाता है इंग्लैंड की साम्राज्ञी यानी महारानी के द्वारा। और इंग्लैंड से आने वाली वह एकमात्र कंपनी थी जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आती है, एक अकेली कंपनी। चलिएगा, यहाँ बात नीतियों की कर रहे हैं तो दो नाम विशेष करके हमको ध्यान रखना है। पहला नाम है एम पन्नीकर। एम पन्नीकर ने भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों को दर्शाने की जो बात है उसको अपनी एक पुस्तक में बताई है, जिस पुस्तक का नाम है ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स इंडियन स्टेट। ये इनकी पुस्तक है कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश पॉलिसी क्या रही। और एक नाम और निकल करके आता है विलियम वी वॉर्नर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द नेटिव
द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की देसी रियासतें, इस नाम से पुस्तक, और इसमें ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी को दर्शाया गया है। द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? यहां से भी प्रश्न सीधा सा निकल करके आ सकता है। विलियम वी वार्नर और एम पन्नीकर ने जो पुस्तक, तो दो यहां जो रहेंगे विद्वान, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बार प्रश्न यहां से निकल करके आ जाते हैं। चलिएगा आगे बात करूंगा मैं उन नीतियों की जो ब्रिटिश नीतियों के रूप में प्रसिद्ध रही भारतीय राज्यों के प्रति। देखिएगा, बात करेंगे हम उस काल की जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, और भारत में आने वाली वो अकेली विदेशी कंपनियां नहीं है, या उसके समकक्ष बहुत सी अन्य कंपनियां भी आती है। इस क्रम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में आने वाली पहली विदेशी शक्ति, व्यापारिक शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली, और पुर्तगाली ही वो शक्ति है जो सबसे लास्ट में भारत को छोड़ करके जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऐसे काफी सारे प्रतिद्वंदी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, जिसमें पुर्तगाली हैं, डच है, स्वीडिश हैं, और सबसे ज्यादा उनके जो कॉम्पिटिटर रहे वो रहे हैं फ्रांसीसी या फ्रेंच। तो ये समय जो रहा पहली नीति का, जिसको हम कहते हैं कंपनी द्वारा सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष की नीति, कंपनी द्वारा सफलता, या समानता भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, सफलता प्राप्ति हेतु संघर्ष। और ये संघर्ष कई विदेशी कंपनियों के साथ में भी रहा, मुख्य रूप से फ्रांसीसियों के साथ में, और भारत के अंदर भी कई रियासतों के साथ ये संघर्ष रहा सफलता प्राप्ति के लिए। तो इसी क्रम में सबसे पहला संघर्ष, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से जानते हैं, या युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस प्रकार से इंग्लैंड से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही फ्रांस से भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, वो भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है और भारत में व्यापार करती है। तो यहाँ कॉम्पिटिटर बनकर के उभरते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कॉम्पिटिटर के रूप में भारतीय व्यापार के अंदर उन दोनों की भूमिका रहती है। तो देखिएगा, इसी कंपटीशन का नतीजा निकलता है, प्रतिद्वंदिता का नतीजा निकलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में कुछ युद्धों का यहाँ अभिलेख या युद्धों का यहाँ उल्लेख मिलता है, युद्धों की हमें जानकारी मिलती है। तो 3 तो होते हैं इनके बीच में। कर्नाटक युद्ध, और ये हम कालक्रम बता दें तो 1740 से लगा करके 1759-60 तक का समय, जब एंग्लो फ्रेंच युद्ध बात करते हैं। इसमें कर्नाटक युद्ध हुए हैं शुरुआती दौर में, कर्नाटक युद्ध। और इन युद्धों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक युद्धों की संख्या है 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, और शुरुआती युद्धों में हम बात करें तो फ्रांसीसियों की ओर से जो नेतृत्व करता है वो है डुप्ले फ्रांस से, और EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से है रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रकार से 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य। उसके बाद में जो डुप्ले है वो काफी सफल व्यक्ति रहा है, इतिहास में उसको काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, और उसकी जो नीतियां रही हैं उन्हीं को आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों द्वारा भी लागू किया गया, जिसमें सहायक संधि की नीति जो वेलेस्ली लेकर के आता है 1798 के अंदर। लेकिन वो सहायक संधि की जो रूपरेखा या प्रारूप कहें, उसने डुप्ले से ही एडॉप्ट किया था, डुप्ले की ही सोच को आगे बढ़ाया था। तो डुप्ले को यहाँ पर इस युद्ध की असफलता के बाद फ्रांसीसियों द्वारा या फ्रांसीसी सरकार द्वारा पुनः बुला लिया जाता है, और उसके बाद में जो युद्ध होता है निर्णायक युद्ध, वो होता है साहब 1759-60 के अंदर, जिसको हम कहते हैं वांडीवाश का युद्ध। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो व्यक्ति भाग लेता है वो वही है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहाँ फ्रांसीसियों की ओर से बदल जाता है, और यहाँ क्लाइव के पश्चात, क्लाइव तो 3 कर्नाटक युद्ध में रहा, यहाँ पर आ जाता है आयरकूट, और उसका सामना होता है फ्रांसीसी लाली से।
और इस युद्ध में फ्रांसीसी परास्त होते हैं और एक निर्णायक जीत दर्ज कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहां पर मैंने ये बताया कि एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी कंपनी की इस पहली नीति के अंदर शामिल है। वैसे मुख्य नीतियां 3 ही है जिनको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक प्रयास रहा है अंग्रेजों का सफलता प्राप्ति के लिए। और उसी क्रम में सबसे पहले फ्रांस के साथ उनका सामना 3 कर्नाटक युद्ध और अंतिम निर्णायक युद्ध वॉन्डिवॉश का युद्ध आयरकुट और लाली के मध्य, जिसमें आयरकुट विजयी रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रहती है। चलिएगा आगे बात करेंगे इसी क्रम में। यही रहेगी पॉलिसी, यही है साहब सफलता प्राप्ति के लिए। अब कुछ भारतीय रियासतों के साथ भी इनके युद्ध रहे और उस युद्ध की बात करूंगा जो भारतीय इतिहास में अंग्रेजों से जुड़ा हुआ सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, यानी कि 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध एक बार तो क्वेश्चन में सीधा सा समय और युद्ध को मिलान करने वाली चीज पूछ ली थी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 किसके विरुद्ध लड़ा गया, तो ये है बंगाल मुर्शिदाबाद के नवाब मुर्शिदाबाद। और नाम क्या है उनका, उनका नाम है साहब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनका युद्ध होता है। वही व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य करते थे और बंगाल के पहले गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव है। इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। दूसरे कार्यकाल में ये द्वैध शासन लागू करते हैं और अंत में ऐसा कहते हैं कि जब ये इंग्लैंड लौटे तो वहां जाकर के ये आत्महत्या कर लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध के अंदर रॉबर्ट क्लाइव को निर्णायक जीत मिलती है और यह पहला प्रयास था तब किसी भारतीय रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चलिएगा इस क्रम के अंदर, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यहां पर देखिएगा सिराजुद्दौला को हटाने के बाद में, क्योंकि सिराजुद्दौला की ओर से एक गद्दार धोखेबाज लड़ा था जिसका नाम है मीर जाफर। वैसे 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है लेकिन मीर जाफर इंपॉर्टेंट है और मीर जाफर को इसके बाद में कठपुतली नवाब बनाकर बिठा दिया जाता है। फिर मीर जाफर से जब ईस्ट इंडिया कंपनी संतुष्ट नहीं होती है तो मीर कासिम को बिठा देते हैं और फिर मीर कासिम को अपदस्थ करके पुनः मीर जाफर। इस प्रकार का क्रम रहा और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निर्णय ले लिया कि अब सीधे सीधे हम ही शासन करेंगे और उसी दौरान मीर कासिम भाग करके चला जाता है अवध रियासत में। चलिएगा उसको आगे क्लियर करूंगा। तो यहां पर बंगाल की दीवानी उन्हें प्राप्त हो जाती है, बंगाल पर उनका अधिकार हो जाता है, बंगाल पर। चलिएगा अगले युद्ध की बात करूंगा 1764 और ये अगला युद्ध रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध से नाम से जानते हैं, बक्सर का युद्ध 1764। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध एक संयुक्त पूरे संघ के साथ लड़ा गया युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी का। किस किस के विरुद्ध लड़ा गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, तो कंपनी की ओर से लड़ा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और हेक्टर मुनरो जो है उसका सामना किस किस से होता है, तो पहला तो देखिएगा वही है बंगाल से भागा हुआ व्यक्ति, कौन, मीर कासिम। बंगाल से भागा हुआ मीर कासिम और ये भागकर कहां पहुंच जाता है, अवध। और अवध का उस समय नवाब कौन है, तो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। और उसी समय, क्योंकि तब तक मुगल जो शासक थे उनका प्रभाव काफी कम हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी आए वो उतने योग्य नहीं थे। तो उसी समय अवध में कौन था, अवध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो तीनों की संयुक्त सेना को परास्त करता है हेक्टर मुनरो, एक निर्णायक जीत हासिल करता है। और उसके बाद में मुगल बादशाह जो कहीं ना कहीं अभी भी बादशाह के पद पर है और उसका एक प्रभाव रहता है, तो 1765 में विश्व प्रसिद्ध एक संधि की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जिसको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद ये कोई सहायक संधि नहीं है, ये किसी प्रकार की आपकी अधीनस्थ प्रार्थक्य वाली संधि नहीं है। बात कर रहे हैं हम सिंपल ही संधि 1765 इलाहाबाद के साथ में, और किसके द्वारा की जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के मध्य ये संधि होती है। और इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे मिल जाती है,
ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिएगा इस क्रम में कि एक मजा आने लगा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या है भारत में आने का? व्यापार करना, क्योंकि भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी विदेशों विशेषकर यूरोप महाद्वीप में बहुत अधिक मांग है, तो यहां से कच्चा माल प्राप्त करके यूरोप में उसे ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमाना। लेकिन उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को ढेर सारा सोना और चांदी देने पड़ते थे। किसे देने पड़ते थे? भारत को, यानी भारत के उन व्यापारियों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका एक सीधा सरल तरीका खोज निकाला कि भारत के कमजोर और जो ऐसी रियासतें जिनको हम हड़प सकते हैं या जिन पर अपना अधिकार कर सकते हैं, उन्हें अपने अधिकार में लेकर वहां से मिलने वाले राजस्व को ही वो यूज करेंगे भारतीय व्यापार में, ताकि इंग्लैंड से जो धन आ रहा है उस धन को वहां से आने से रोका जा सके। चलिएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगली नीति के रूप में। अगली जो नीति रहती है सेकंड नीति, और ये इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये बीच की जो 3 नीतियां हैं, 5 नीतियां बताऊंगा मैं आपको, जिसमें से बीच की 3 यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी नीति को हम कहते हैं घेरे की नीति, घेरे की नीति, और इसी को हम कह सकते हैं रिंग फेस, रिंग फेस की नीति। इसी को हम कह सकते हैं मध्य राज्य की नीति, और इसी को हम कह सकते हैं बफर स्टेट की नीति, बफर स्टेट की नीति। देखिएगा यहां स्थिति क्लियर कर दूं मैं आपको कि बक्सर के युद्ध में अवध को एक प्रकार से जीत लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बावजूद इसके उसने अवध को बंगाल के अंदर शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर उसे भी कर लेते तो अच्छी खासी राजस्व की वसूली वहां से भी हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे रीजन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कंपनी को सुरक्षा प्रदान करना। देखिएगा इसका कालक्रम अगर हम देखें तो 1765 तक हमने उसको देख लिया था, यहां रहेगा 1765 से 1813, इस काल तक ये दूसरे नंबर की नीति अस्तित्व में रही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। देखिएगा यहां बात की मैंने अवध की। देखिएगा भारत में तत्कालीन 2 बड़ी शक्तियां जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में खतरा महसूस कर रही थी। पहली तो थी मराठा शक्ति और दूसरी थी मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित थी, क्योंकि कभी भी उन 2 शक्तियों का ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बंगाल पर आक्रमण हो सकता था। तो इसी क्रम में अवध को उन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया। बफर स्टेट का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा राज्य, देखिएगा यहां ईस्ट इंडिया कंपनी है और यहां पर मराठा शक्ति है, ये मराठा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ये बीच में है साहब आपका अवध। अब देखिएगा अवध जिसे इन्होंने पहले बक्सर के युद्ध में हरा दिया था, लेकिन इन्हें वापस अपना राज्य लौटा दिया जाता है इस मंशा से कि जब भी मराठा आक्रमण करेंगे तो डायरेक्टली उनका आक्रमण ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं होगा, उससे पहले उसे अवध पर आक्रमण करना पड़ेगा। लेकिन अवध में ये अपनी सेना रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सेना का सामना होगा मराठों से, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और एक सपोर्ट के रूप में अवध में भी उनको सेना रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो यहाँ बफर स्टेट अंग्रेज नहीं है, यहाँ बफर स्टेट वह मध्यस्थ राज्य है या मध्य राज्य जो 2 बड़ी ताकतों के बीच में एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ नाम निकल करके आता है बंगाल के गवर्नर की श्रेणी में, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की श्रेणी में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम निकल करके आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति को हम यहाँ बफर नीति कह सकते हैं या बफर स्टेट की नीति कह सकते हैं, और इसका उद्देश्य क्या था? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षित रखना या सुरक्षा प्रदान करना। और ये सुरक्षा कैसे मिलेगी कि किससे मिलेगी? पहली चीज इंपॉर्टेंट, मराठों और मैसूर से सुरक्षा प्रदान करना ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी लिए इसने बीच में ऐसे मध्य राज्य या बफर स्टेटों को चुना जो डायरेक्टली इन शक्तियों के आक्रमण से ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाए रख सके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों और मैसूर, मराठों के संदर्भ में किसे बफर स्टेट की श्रेणी में रखा? अवध को, यानी अवध क्या था? बफर स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। चलिएगा और देखेंगे यहां मुख्य उद्देश्य मैंने बता ही दिया आपको, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षा प्रदान करना। और यहां वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो नीति अपनाई, घेरे की नीति, उसके अंदर इन्होंने 2 बातें रखी
कि बाह्य संप्रभुता यानी जो ये बफर स्टेट या जो भी राज्य इनके संपर्क में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी बाह्य संप्रभुता किसके पास रहेगी? ईआईसी के पास में। यानी बाहरी राज्य या विदेशों से किसी भी प्रकार का संबंध है तो वहां ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से सहमति लेना अनिवार्य रहेगा। और जो राज्य के आंतरिक मामले हैं, रियासतों के आंतरिक मामले, उसमें राज्य या रियासतें स्वतंत्र रहेंगी। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कौन? रियासतें। कौन से मामले? आंतरिक मामलों में। और बाह्य संप्रभुता किसके हाथ में रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ये नीति थी वॉरेन हेस्टिंग्स की। घेरे की नीति के अंदर हमें और भी अन्य गवर्नर जनरल पढ़ने हैं, देखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में इसी क्रम में अगले जो गवर्नर जनरल लेकर के आ रहा हूं वो है लॉर्ड वेलेजली। देखिएगा, वेलेजली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल करके आता है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को भारत में, देखिए लॉर्ड वेलेजली का स्पेशली समय देख लो तो 1798 से लगा करके 1803 ये इनका समय रहा। और लॉर्ड वेलेजली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का प्रणेता। भारत में सहायक संधि का प्रणेता किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। लेकिन इसकी प्रेरणा किससे ली है? इन्होंने प्रेरणा ली है फ्रांसीसी डुप्ले से। फ्रांसीसी डुप्ले से इन्होंने प्रेरणा ली है और भारत में सहायक संधि की शुरुआत इनके द्वारा की गई। और इनका उद्देश्य क्या था? अब इनका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना नहीं रहा है, सुरक्षा के साथ एक और चीज जुड़ गई है, सुरक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, सुरक्षा प्लस साम्राज्य विस्तार। जो जो राज्य इनके संपर्क में आए मध्यस्थ राज्य के रूप में, बफर राज्य के रूप में, अब उनको एक प्रकार से इन्होंने सहायक संधि करने के लिए पाबंद कर दिया है। अब उनको सेना रखना अनिवार्य रहेगा। कुछ शर्तें हैं, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी शर्तें हैं। देखिएगा, पहली शर्त रहेगी कि इन सारे राज्यों को जो सहायक संधि करता है उन्हें ब्रिटिश सेना रखना अनिवार्य है, सेना रखना पड़ेगा। और यह सेना उन राज्यों की बाहरी शक्ति और अन्य राज्यों से सुरक्षा तो करेगा ही, और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी भी सुरक्षा यहाँ पर रहेगी। फिर देखिएगा, बाहरी राज्यों से संबंध स्थापित करना है, बाहरी शक्ति यानी विदेशी शक्ति प्लस बाहरी राज्य से संबंध बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? सहमति। किसकी सहमति? ईस्ट इंडिया कंपनी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में सबसे पहले भारत में सहायक संधि करने वाला राज्य या रियासत कौन सी थी? तो देखिएगा, क्रम से बता देता हूं मैं कौन कौन सी रियासतों का नाम निकल करके आता है। सबसे पहली रियासत है हैदराबाद रियासत, जो कि लॉर्ड वेलेजली के गवर्नर जनरल पद पर आते ही यानी कि 1798 के अंदर संधि कौन करता है? हैदराबाद। यानी कि सहायक संधि करने वाला भारत का पहला राज्य, प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य या प्रथम रियासत हैदराबाद। उसके बाद में एमटी, देखिएगा HMT, M से है मैसूर और T से है तंजौर। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। रियासतों में सहायक संधि का करने का क्रम 1799 देन 1799, ये तीन रियासतें मुख्य रूप से सहायक संधि करने वाली संधियां हैं, रियासतें हैं। उसके बाद में आती है आपकी अवध 1801 में, पेशवाओं द्वारा संधि कर दी जाती है 1803 में, और सिंधिया द्वारा संधि की जाती है 1804 में। देखिएगा, ये कुछ वेलेजली के समय में वे रियासतें जिन्होंने सहायक संधि की। अब एक और नाम निकल करके आता है 1802 करौली। इसको अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये राजस्थान की पहली रियासत है, राजस्थान की फर्स्ट जिसने सहायक संधि की थी। चलिएगा, करौली यहां पर। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सहायक संधि करते समय प्रतिनिधि के रूप में किसे रखा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि। देखो, गवर्नर जनरल तो आपका वेलेजली हो गया, लेकिन मैटकॉफ जो है वो प्रतिनिधि है संधि करते समय। प्रतिनिधि कौन है? तो मैटकॉफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल करके आता है, मैटकॉफ प्रतिनिधि के रूप में यहां सामने आता है। अब बात करूंगा मैं तीसरी नीति की जो इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल मैंने बताया है पहले ही कि दूसरी, तीसरी और चौथी जो नीतियां रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी भारतीय राज्यों या रियासतों के प्रति। देखिएगा, तीसरी
जो नीति है उसको कहते हैं हम अधीनस्थ प्राथक्य की नीति। अधीनस्थ प्राथक्य की नीति, अधीनस्थ प्राथक्य की नीति। और इसका समय 1813 से लगा करके 1813 से लगाकर 1857, बिल्कुल महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास की 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी कह दिया है सावरकर साहब ने कि वीर सावरकर ने कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम रहा है। काफी यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी दी है। चलिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? अभी देखिए सुरक्षा से बिल्कुल परे हट चुके हैं। उद्देश्य क्या है इस संधि का? तो साम्राज्य विस्तार, वो तो हमने देख लिया था दूसरे में, पहले में सुरक्षा, दूसरे में साम्राज्य विस्तार। यहां पर सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करना, सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करना, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे भारत में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करवाना ही उद्देश्य रहा है इस नीति का। इस नीति के तहत अंग्रेजी प्रतिनिधि, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट, बिल्कुल रेजिडेंट का नाम आते ही एक ही नाम जुबान पर आता है, मैक मॉसन, आउवा के किले पर जिनका सर काट कर लटका दिया 1857 की क्रांति में। तो रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी शर्त के अनुसार, और ये अंग्रेज रेजिडेंट है, ये राज्य के राजनीतिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी शर्त रखी गई। लेकिन धीरे धीरे इन रेजिडेंटों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, यहां तक कि प्रमुख नियुक्तियों में भी ये अपना हस्तक्षेप करने लगे। इनके हस्तक्षेप में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और इसी क्रम में ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर एक्ट पारित कर दिया जाता है, चार्टर एक्ट। और देखिएगा यहां मंशा ब्रिटिश संसद ने भी क्लियर कर दी है कि जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत भेजी गई, लेकिन अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ब्रिटिश संसद की राय भी बदलने लगी है कि ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अस्तित्व में ना रहे, इसको थोड़ा सा अलग रूप दिया जाए, क्योंकि उसने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप और प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे रद्द कर दिया जाता है, चाय और चीनी को छोड़कर। यानी चाय और चीनी पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, बाकी अन्य वस्तुएं, अन्य कंपनियां भी व्यापार में जुड़ सकती हैं। और उसी क्रम में आगे चल करके 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें चाय और चीनी यानी सभी वस्तुएं जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार समाप्त। अब अन्य कंपनियां भी आएंगी, व्यापार करेंगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? जिसको 1600 में भारत में भेजा था अधिकार पत्र देकर के, अब वो क्या करेगी? क्योंकि यहां पर EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, अब उसका स्वरूप बदल चुका है और EIC अब कन्वर्ट हो गई है, किस में बदल चुकी है? किस में? एक राजनीतिक शक्ति के रूप में। यानी भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए छूट मिल गई है। दोनों एक्ट में यही मंशा जाहिर की गई है ब्रिटिश संसद के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी की जगह अब क्या बन गई है? एक राजनीतिक शक्ति बनकर के उभर चुकी है। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई नीतियों का प्रयोग किया, जिसमें अधीनस्थ प्राथक्य की नीति जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि यहीं पर आएंगे भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय नहीं अलोकप्रिय माने जाने वाले गवर्नर जनरल। वैसे दो आते हैं इस श्रेणी में, एक आते हैं बाद में, हम जब गवर्नर जनरल का वीडियोस जरूरत रहेगी तो बनाएंगे, उसमें बताऊंगा मैं। तो जो कर्जन हैं वे सबसे अधिक लोकप्रिय रहे और उसी क्रम में आते हैं डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। देखिएगा तो चाय और चीनी पर से एकाधिकार 13 में समाप्त और 33 में सभी प्रकार के एकाधिकारों को रद्द कर दिया जाता है। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है वो भारत में गवर्नर पद से गवर्नर जनरल के पद को सुशोभित, जनरल इस पद को सृजित कर देता है। और इसमें तीनों प्रेसिडेंसियां जो हैं, तीनों कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। बिल्कुल दिल्ली नहीं है, दिल्ली प्रेसिडेंसी नहीं है। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के नियंत्रण में लिया जाता है, बंगाल के नियंत्रण में इनका विलय कर दिया जाता है और सुपीरियर बना दिया जाता है बंगाल को। किसको बना दिया जाता है? बंगाल को।
और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, अब वो भारत का गवर्नर जनरल, यानी तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी अब उसके अधीन है और उसके एक प्रकार से कह दो प्रशासनिक मुखिया बना दिया जाता है गवर्नर जनरल को। चलिएगा तो देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, हम याद तो एक ही बात के लिए करते हैं इनको, 1829 सती प्रथा, है ना, राजा राम मोहन राय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित किया गया था। चलिए रेगुलेशन 17, ठीक है साहब। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनकी जो नीति रही है उसको अगर हम देखें शॉर्ट में तो उसको कहेंगे विलय की नीति। इन्होंने जो नीति अपनाई भारत में, मुख्य नीति तो यही है अधीनस्थ प्रांत के, लेकिन इसके अंदर इनकी एक तरह से कहते हैं उप नीति रही विलय की नीति। और विलय की नीति के तहत इन्होंने कुछ रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिलाना प्रारंभ किया, जिसमें पहली रियासत निकल करके आती है मैसूर। और मैसूर को कब मिलाया गया? 1831 के अंदर। फिर आती है सेकंड कछार या कचार को कब मिलाया? 1832 के अंदर। उसके बाद में कुर्ग, ये वही कुर्ग है कर्नाटक वाला जो कि भारत के 4 अपन पढ़ते हैं ना, हाँ, ब्रिटिश केंद्र या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सीधे रहने वाले, जैसे भारत राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा है, दिल्ली है, उसके बाद बलूचिस्तान है और कुर्ग, इसको अधिकार में लिया जाता है 1834 के अंदर। और उसके बाद में है जयंतियाँ, और ये जयंतियाँ जो है वो है 1835। ये कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनका विलय कर दिया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अगले गवर्नर जनरल ऑकलैंड। हाँ, ऑकलैंड क्यों फेमस है साहब? ऑकलैंड का एक काम है ना साहब, क्या काम है? जीटी रोड, बिल्कुल, जीटी रोड का नामकरण लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा दिया गया, क्योंकि उसको शेरशाह ने जब बनाया था तब उसका नाम क्या था? उसका नाम था सड़क ए आजम, और उसको जीटी रोड जो नाम दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम, है ना। तो देखिएगा ऑकलैंड के द्वारा जीटी रोड, ये अगले टॉपिक में कभी जब वीडियो बनेगा उसके अंदर हम देखेंगे। तो देखिएगा ऑकलैंड, इसमें करनूल का विलय करते हैं, कब करते हैं? 1839। उसके बाद में अगली रियासत मांडवी गुजरात, यस, मांडवी गुजरात, और इसका विलय कब किया जाता है? 1839 के अंदर, 39। देन कोलाबा व जालोर, देखिए कोलाबा जालोर थोड़ा अलग लिखते हैं यहाँ पर, क्यों अलग लिखते हैं मैं बताऊं। कोलाबा व जालोर 1840 के अंदर, क्यों अलग लिखा है मैं अभी क्लियर करूंगा आपको, क्योंकि ये सारे विलय के अंतर्गत लिए गए हैं। और भारत के अंदर अगर कहें कि गोद निषेध नीति के अंतर्गत, गोद निषेध तो डलहौजी लेकर के, डलहौजी तो आया ही नहीं है, डलहौजी तो कब आएगा? डलहौजी आता है साहब 48 के अंदर, लेकिन डलहौजी के आने के पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहे हैं उन्होंने कोलाबा व जालोर को गोद निषेध यानी कि गोद निषेध नीति के अंतर्गत ही विलय किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। कौन सा है? कोलाबा और जालोर। जबकि हम देखते हैं डलहौजी के क्रम में तो झांसी को वो गोद निषेध के क्रम में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में विलय करते हैं। चलिएगा अब बात करेंगे हम लॉर्ड डलहौजी की, जो एक नया रूप देते हैं अधीनस्थ प्राथक्य की नीति को, अधीनस्थ प्राथक्य की नीति। लॉर्ड डलहौजी एक ही चीज के लिए फेमस है साहब, हड़प की नीति, डलहौजी। लेकिन डलहौजी के काफी सारे रचनात्मक कार्य भी रहे भारत में। 1853 पहली रेल चलाई साहब, डाक टिकट वाला का सिस्टम शुरू किया, है ना। उसके अलावा विद्युत संचार सेवा का शुरुआत करी उन्होंने कलकत्ता और आगरा के मध्य। चलिएगा लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी का कार्यकाल देखते हैं हम तो 1848 से लगा करके 1856 तक का इनका कार्यकाल रहा। और इनकी जो नीति है उसको कहते हैं व्यक्तगत की नीति, जिसे हम हड़प की नीति भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आगे चल करके भारतीय संदर्भ में इसे गोद निषेध नीति के रूप में भी जाना जाता है। गोद निषेध नीति यानी कि जो रियासतें शासन करने के योग्य नहीं हैं उन्हें सीधे सीधे कंपनी में विलय कर दिया जाए,
और जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है। 3 प्रकार की नीतियां अपनाई इन्होंने विभिन्न रियासतों के प्रति। जो बड़ी रियासतें हैं प्रभावशाली, वे गोद ले सकते हैं और उन्हें कंपनी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रकार की जो मध्यम रियासतें थी उनको इजाज़त लेना है, लेकिन मैक्सिमम केस में कंपनी उनको इजाज़त दे देगी। लेकिन जो छोटी रियासतें हैं वे किसी भी उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकते, कंपनी उन्हें किसी भी हाल में परमिशन नहीं देगी। तो मूल रूप से ये जो नीति रही वो तीसरे प्रकार की रियासतों के लिए ज्यादा प्रभावी रही। चलिएगा, डलहौजी हड़प की नीति। अब बात करेंगे अपन इसका उद्देश्य क्या था डलहौजी का। यानी देखो, डलहौजी को ये ज्ञात था कि मुगलों की शक्ति क्षीण होती जा रही है, मुगलों के उत्तराधिकारियों में उतना पोटेंशियल नहीं है, उतनी गुंजाइश नहीं है कि वो भारत जैसे बड़े साम्राज्य को संभाल सके। तो इनका उद्देश्य था कि मुगलों की शक्ति क्षीण होने के कारण जो व्यक्ति मुगल उत्तराधिकारी होने का दावा करती हैं, जो रियासतें मुगल उत्तराधिकारी होने का दावा, उन रियासतों को टारगेट किया। यानी कि वे रियासतें जो मुगलों के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं को मानती हैं, ऐसी रियासतों को टारगेट करता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। देखिएगा, यहां पर 2 प्रकार की रियासतें जो किसी बड़ी उच्चतर, यानी कि मुगलों के समान उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं थी। वे रियासतें जो मुगल या अन्य किसी ताकतवर शक्ति के अधीन नहीं थी और साथ ही वो किसी को भी कर नहीं देती थी। जब उसकी अधीनता ही नहीं है किसी बड़ी शक्ति के प्रति तो वो क्यों कर देगी किसी को? तो वो कर नहीं देती है और मुगल शक्ति के या अन्य किसी ताकतवर शक्ति के अधीन नहीं है। तो ऐसी रियासतों को शामिल किया लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के अंदर। देखिएगा, और दूसरी कौन सी रहेगी या दूसरी कौन से प्रकार की रियासतें रहेंगी? तो वे रियासतें जो मुगलों या पेशवा के अधीन हैं, यानी कि जो रियासतें किसी बड़ी शक्ति के अधीन नहीं हैं और जो शक्तियां या रियासतें मुगलों और पेशवाओं के अधीन हैं, यानी कि दोनों स्थितियों में जो ताकतवर और बड़ी रियासतें उनको टारगेट किया। छोटी रियासतों के बारे में यहां कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि उनको तो गोद निषेध के द्वारा, मैंने कहा ना, गोद निषेध को टारगेट करता है छोटी रियासतों के प्रति। देखिएगा, तो अब यहां पर इसी क्रम के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन कौन सी रियासतों को हड़पा गया। बिल्कुल, ये हड़पना जो शब्द है वो परफेक्ट रहेगा यहाँ पर। व्यक्तिगत नीति के तहत उसने सबसे पहले कौन सी रियासतों को हड़पा, उनका क्रम क्या रहेगा, इस क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले उसने हड़पा है सतारा को। सतारा के बाद में 2 नाम साथ में है, जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर, जैतपुर और संबलपुर। उसके बाद में है बगाट, आगे जाल करके लौटा देता है इसको, कैनिंग इसको वापस लौटा देता है। बगाट के बाद में है उदयपुर। ये राजस्थान उदयपुर नहीं है साहब, ये बंगाल की रियासत का एक छोटी सी, बंगाल क्षेत्र की एक छोटी सी रियासत है। उसके बाद में झांसी, गोद निषेध के क्रम में, और झांसी के बाद में आता है नागपुर। ये कुछ रियासतें रही जिनको लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया। सतारा सबसे पहले 48 के अंदर, यानी आते ही पहला काम यही रहा। उसके बाद में 39 के अंदर 49 के अंदर 2 रियासतें, कौन कौन सी? जैतपुर और संबलपुर। उसके बाद में बगाट को 1850 के अंदर, उदयपुर आपका रहेगा 1852 के अंदर, झांसी है 1853 के अंदर और नागपुर है 1854 के अंदर। और इसी क्रम में एक और रियासत का नाम निकल करके आता है अवध, और अवध को हड़पा जाता है 1856 में। इसको अलग इसलिए लिख करके बताया क्योंकि ये सब जो है वो कहीं ना कहीं हड़प नीति के अंतर्गत लिए गए हैं। और ये जो अवध है इस पर एक आरोप लगाया जाता है, कुशासन का आरोप, यानी कि यहाँ के शासक को राज्य करने योग्य नहीं माना जाता है कि भाई आप राज्य करने योग्य नहीं है, जनता आपके राज्य में दुखी है, जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। इस प्रकार का आरोप लगा करके हड़पी गई पहली रियासत अवध रियासत 1856 के अंदर। फिर इसी क्रम के अंदर देखिएगा 2 मैंने यहाँ पर गवर्नर जनरल को मूल रूप से बताया आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑकलैंड उसके साथ में ही है, और डलहौजी की नीति जो रही उसको हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति कहते हैं। और उसी क्रम में देखिएगा आगे एक और गवर्नर जनरल का नाम निकल करके आता है
है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग न केवल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बल्कि भारत के पहले वायसराय, और वही 1857 की समय क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और देशी रियासतों के प्रति उनकी नीति 1857 के बाद बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, क्या कहा है कि 1857 के इस तूफान में अगर देशी रियासतों के राजाओं ने तटबंधों का कार्य न किया होता तो हमारी कश्ती कब की डूब चुकी होती। और देखिएगा उसने थोड़ी उदारता दिखाते हुए करौली, बघाट और उदयपुर, ये कुछ रियासतें हैं, उनको वापस लौटा दिया। कौन कौन सी रियासतों को लौटाया? करौली, बघाट, उदयपुर आदि रियासतों को कैनिंग के द्वारा लौटा दिया जाता है। चलिएगा, ये मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अधीनस्थ प्रातत्व की नीति हमारी पूरी हो चुकी है। देखिए, तो यहां हमने 3 प्रमुख नीतियों को देख लिया, जिसमें से मैंने बताया था कि दूसरी नीति और तीसरी नीति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करेंगे चौथी नीति की, जो भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसे कहेंगे हम अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति। देखिएगा, क्योंकि जो हमने तीसरी नीति देखी थी, उस नीति के अंत में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। तो वहां अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे बड़े एक साम्राज्य निर्माण का जो हम स्वप्न देख रहे हैं, एक बड़े साम्राज्य पर शासन का जो स्वप्न देख रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बूते से बाहर है। तो 1858 से लगा करके 1835 तक अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जो नीति है, उस नीति को हम जानते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। यानी कि देखिएगा, सबसे पहली चीज तो 1858 में महारानी का घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र आता है, जिसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तत्कालीन गवर्नर जनरल अंतिम और प्रथम वायसराय यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग। और उसी के साथ में EIC का शासन जो है वो भारत से समाप्त कर दिया जाता है। शासन समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर से शासन समाप्त हो जाता है। और शासन किसका स्थापित हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन का। यानी कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं हैं भारतीय रियासतें, अब वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने का मतलब ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता यहाँ पर स्थापित हो जाती है। और इसी क्रम के अंदर आगे चल करके मैं बात करूंगा, क्रम से जब आएगा तब, कि 1876 जनवरी 1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है लॉर्ड लिटन द्वारा। और वहां पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को केसरे हिंद की उपाधि, इसको हम कह सकते हैं उपाधि अधिनियम, उपाधि अधिनियम 86 उपाधि अधिनियम 1876 लॉर्ड लिटन द्वारा एक दरबार आयोजित करके इंग्लैंड की महारानी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है और उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित करते हैं, साम्राज्ञी घोषित की जाती है। यानी कि अब भारत जो है या भारत के जो राज्य या रियासतें हैं वो किसी कंपनी के अधीन नहीं है, अब हम सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाते हैं। और भारत की साम्राज्ञी किसे घोषित किया जाता है? तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ को लॉर्ड लिटन द्वारा 1876 उपाधि अधिनियम के द्वारा। चलिएगा, तो क्राउन का शासन यहां स्थापित हो गया। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कैनिंग ने यह कहा कि भारतीय राजाओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा है इस 1857 की क्रांति के दौरान। तो इसी क्रम में कुछ रियायतें मिलती हैं किसको? देशी रियासतों को। यानी जिस नीति की वजह से भारतीय राजा कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, यानी कि गोद निषेध प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। यानी गोद निषेध समाप्त, अब वे उत्तराधिकारी न होने पर किसी भी निकट संबंधी के पुत्र को गोद ले सकते हैं। उसके बाद में कि हमने साहब ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ संधियां की थी हमारे अधिकारों के लिए, तो अधिकार
व संधियां, या जिनको हम कह सकते हैं शर्तें, अधिकार व संधि किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसके साथ? भारतीय राज्य या रियासतों के साथ। वे बरकरार रहेंगी, यानी कि अब ब्रिटिश क्राउन भी उन संधियों को और अधिकारों को मान्यता देगा। यानी कि ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और हमारे अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हमें मिले थे संधि के माध्यम से वो समाप्त नहीं हुए, उनको भी ब्रिटिश क्राउन ने बराबर मान्यता प्रदान की है। अब देखिएगा, क्योंकि जब भारत एक संघ के रूप में उभर करके सामने आता है और जिसकी सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता पर कौन है? ब्रिटिश क्राउन, तो भारत संघ में अब रियासतों का विलय किया जाना संभव है। यानी कि भारत एक संघ है। देखिएगा, मैंने बताया ना, अधीनस्थ संघ, और हम किसके अधीन थे? ब्रिटेन या इंग्लैंड क्राउन के अधीन। तो संघ में रियासतों का विलय संभव हो गया। ब्रिटिश क्राउन एक संघ के टॉप पर बैठी हुई शक्ति और विभिन्न रियासतें वो संघ का हिस्सा है, उनको उसमें विलय किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था यहां सामने देखने को मिलती है। और देखिएगा, अब जब रियासतें हैं तो वो स्वतंत्र नहीं हैं, वे क्या हैं? इस संघ का हिस्सा, इसलिए उनके आंतरिक मामले अब उनके आंतरिक मामले नहीं रहे, वो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के क्राउन के मामले हैं। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप संभव। देखिएगा क्या संभावना है? संघ में रियासतों का विलय संभव बना दिया और साथ ही साथ रियासतों के आंतरिक मामलों में भी ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप संभव बना दिया गया, क्योंकि अब भारत इस ब्रिटिश संघ का एक केंद्र है और विभिन्न रियासतें उसका सदस्य है या हिस्सा है। चलेगा। और विलय कब किया जा सकता है? जब वो ब्रिटिश साम्राज्य प्लस उस रियासत की प्रजा के हित में हो, तो उस रियासत का विलय ब्रिटिश संघ में किया जा सकता है। और इसी क्रम के अंदर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। 1867 में राजस्थान की टोंक राज्य या टोंक रियासत के नवाब मोहम्मद अली खां को अपदस्थ कर दिया जाता है और उनके स्थान पर उनके पुत्र को गद्दी पर बिठाया जाता है। यानी पुत्र के लिए अपना स्थान छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको पाबंद किया जाता है। ऐसा ही उदाहरण 1870 अलवर के राजा को भी अपने पद से हटाया जाता है और उनको पद से हटा करके ये जिम्मेदारी राजकीय परिषद के हाथों में सौंप दी जाती है। राजकीय परिषद के हाथों में सत्ता सौंप दी जाती है अलवर के राजा को हटाकर। ऐसा ही 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ उनको भी हटाया गया। और इसी क्रम में हम देखेंगे कश्मीर और मणिपुर 1884 और 1891, यहाँ रहेगा कश्मीर और मणिपुर। ये कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगता है या ब्रिटिश शासन को ये लगता है कि इन रियासतों का विलय संघ में किया जाना चाहिए, तो वो इसी क्रम में ऐसी कुछ रियासतें जिनका ब्रिटिश संघ में विलय कर देते हैं। और इसको संज्ञा क्या दी है? अधीनस्थ संघ की नीति, यानी कि एक संघ है जिसके टॉप पर ब्रिटिश क्राउन है और उसके अंदर भारतीय रियासतों का विलय संभव, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप संभव, EIC का शासन समाप्त, हम सीधे सीधे क्राउन के अधीन। और 1876 के उपाधि अधिनियम के द्वारा लॉर्ड लिटन द्वारा एलिजाबेथ को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। चलिएगा, फिर यहाँ बात करूंगा मैं एक कमेटी की बात करूंगा जिसका नाम है बटलर कमेटी। बिल्कुल इसका संबंध जो आएगा अगली जो हमारी रहेगी नीति उससे, लेकिन यहाँ बटलर कमेटी में भी ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, उस अंतर्राष्ट्रीय मामले में रियासत का जो नागरिक है, रियासत का नागरिक, क्योंकि रियासत अब क्या है? ब्रिटिश संघ है, ब्रिटिश संघ का एक हिस्सा है, तो रियासत का जो नागरिक है उसकी समकक्षता रखी गई है। किसके बराबर रखा गया है? उसे ब्रिटिश भारतीय नागरिक।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले पे भारत की पहचान क्या हो गई कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन है, इसलिए रियासत का नागरिक अब ब्रिटिश भारतीय नागरिक के समकक्ष माना जाएगा। ये बात किसने कही है? बटलर कमेटी ने कही है, जिसका निर्माण आगे के क्रम में मैं बताऊंगा 1927 के अंदर होता है। देशी रियासतों से इस समिति का संबंध रहेगा, उससे पहले एक और समिति आएगी। चलिएगा बात करते हैं हम आगे बटलर कमेटी के बाद में। रियासती नागरिक किसके बराबर माना गया है? ब्रिटिश भारतीय नागरिक के बराबर। और ये बात कौन कहता है? ये कहता है बटलर कमेटी अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर के। फिर देखिएगा हम 1919 भारत सरकार अधिनियम, और कौन लेकर के आया था? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड। यहाँ इस अधिनियम से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ ये बात कर रहा हूं कि लॉर्ड हॉर्डिंग ने ये इच्छा जाहिर की थी, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा द्वितीय द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई कि भारत की रियासतों के विभिन्न शासकों को विचार विमर्श के लिए कि किस प्रकार के संबंध रहेंगे ब्रिटिश के और भारतीय रियासतों के शासकों के, तो उस हेतु उन्होंने विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया और इसी को आगे परिणित किया। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड ने एक सम्मेलन का आयोजन करवा के भारतीय रियासतों के शासकों को वहां आमंत्रित किया और इसी सम्मेलन के अंदर यह सुझाव दिया गया। क्या सुझाव दिया गया? कि भारतीय जो रियासतें हैं उनका एक संघ बनना चाहिए, एक संघ। और ऐसा ही हुआ, एक संघ बना जिसको हम नरेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं। नरेंद्र मंडल क्या है? तो भारतीय रियासतों का संघ, भारतीय रियासतों का एक संघ बनाया गया। नरेंद्र मंडल जो अस्तित्व में कब आता है? फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल अस्तित्व में आता है और इसका संबंध राजस्थान के बीकानेर रियासत के गंगा सिंह से भी है। गंगा सिंह जो प्रथम अध्यक्ष बने इसके, गंगा सिंह बीकानेर नरेंद्र मंडल के। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और रियासतों का एकीकरण का दौर चल रहा होता है, विशेषकर राजस्थान के एकीकरण की बात करूंगा, उस समय में भोपाल का जो नवाब है वो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष होता है, जिसकी मंशा थी पाकिस्तान में जाने की और उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल कर दिया था मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने, जो राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख रहे। आगे चलकर इसी पद को गवर्नर पद में कन्वर्ट कर दिया गया राज्यपाल के रूप में। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। चलिएगा, तो सुझाव दिया और उसी क्रम में फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल जो है अस्तित्व में आता है, लेकिन ये नरेंद्र मंडल सफल नहीं रहता है, ये असफल हो जाता है। यानी रियासतों के हितों के लिए बनाया गया ये मंडल है, अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं होता है। और इसी क्रम में आगे एक और कमेटी जिसकी मैंने अभी बात कर दी थी, जिसकी चर्चा कर ली थी, बटलर कमेटी। यानी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता तो बनी रहे, सर्वश्रेष्ठता तो बनी रहे, लेकिन साथ ही साथ रियासतों के जो शासक हैं उनकी परंपराएं, रीति रिवाज भी जिंदा रहे, उनका सम्मान भी जिंदा रहे। इसी क्रम में देशी रियासतों से संबंधित एक समिति का निर्माण होता है जिसको कहते हैं बटलर समिति। बटलर समिति, और इसकी स्थापना है 1927 के अंदर। और इसी बटलर कमेटी के अंदर क्या बात कही गई है? इसका संबंध किससे है? रियासतों से। यानी रियासतों की एक समिति जिसमें क्या चीज ध्यान में रखने योग्य है? ब्रिटिश सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता और रियासतों का सम्मान दोनों बरकरार रहे। इस क्रम में इस समिति का गठन किया जाता है जिसको हम बटलर कमेटी के नाम से जानते हैं। तो नरेंद्र मंडल और बटलर कमेटी क्या है, प्रश्न अगर आता है तो भारतीय रियासतों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं बटलर कमेटी और नरेंद्र मंडल। महाराजा गंगा सिंह पहले अध्यक्ष और विलय के समय कौन है? तो भोपाल के नवाब। अब देखेंगे लास्ट नीति की बात करूंगा मैं, क्योंकि अब अंग्रेजों का जो रवैया है वो भारतीयों के प्रति बदल चुका है। और भारतीयों में यहां पर बात कर रहे हैं मुख्य रूप से भारतीय रियासत और उनके शासकों के प्रति। जो अंतिम नीति रहेगी वह रहेगी 5वें नंबर पर बराबर की नीति। बराबर की नीति यानी कि
अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति बराबर की नीति अपनाई गई। बराबर किस तौर पर? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हम देख चुके हैं, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन देख चुके हैं, लेकिन अब अंग्रेजों की वापसी का समय है। तो इसी क्रम में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसमें ये बात मुख्य रूप से ब्रिटिश के दिमाग में रहती है, उनकी नीतियों में रहती है कि वो भारतीय रियासतों को समानता के साथ देखें। और इसी क्रम में देखेंगे हम ये इसका कालक्रम देख लीजिएगा 1935 से 1947। तो देखिएगा 1935 के अंदर एक महत्वपूर्ण अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में स्थान मिला है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर ब्रिटिश संघ की विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि भारत की ब्रिटिश संघ की विधानसभा में भारतीय रियासतों के जो शासक हैं उनको 125 स्थान दिए जाएं। इस प्रकार की एक प्रस्तावित रूपरेखा रखी गई 1935 भारत सरकार अधिनियम में। हालांकि ये अस्तित्व में नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ मंशा क्लियर हो गई थी, अंग्रेजों की मंशा भारतीय राज्यों के प्रति कि वो बराबर की नीति अपना रहे हैं भारतीय रियासतों के प्रति। चलिएगा 125 सदस्य जो देशी रियासतों से उनको स्थान मिले विधानसभा के अंदर, इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन आगे चलकर ये अस्तित्व में नहीं आ पाता है। फिर 1942 का क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन के अंदर कहीं ना कहीं संविधान सभा के बारे में बात कही गई थी, लेकिन इसको भारत में स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने नहीं किया, मुस्लिम लीग ने नहीं किया, हिंदू महासभा ने नहीं किया, महात्मा गांधी ने इसे बैकडेटेड चेक कहा है, तो साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक कहा है, और महासभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्रिप्स के बारे में कहा कि क्रिप्स यानी कि भारत जो है वो क्रिप्स की बपौती नहीं है कि वो उसके टुकड़े कर देगा। इस प्रकार के वक्तव्य निकल करके आते हैं। तो उसकी क्रम में देखेंगे हम, ये जो क्रिप्स मिशन रहा इसको भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसका समय है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और तब ये कहा जाता है कि भारतीय लोगों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा और भारतीयों को वो स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। लेकिन भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध के भुलावे में दोबारा नहीं आना चाहते थे, यानी कि जो कुछ भी है अभी प्रेजेंट में हमें मिलना चाहिए, इसलिए क्रिप्स मिशन सफल नहीं रहता है। उसके बाद में आगे निकल करके आती है एक और योजना वेवेल योजना, समानता पर आधारित है, यानी कि भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण किया जाए तो देशी रियासतों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। 93 रियासतें हैं, उनके सदस्य भी इसमें शामिल होंगे जो वहां के शासक द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वेवेल योजना 1945 और अंत में जो निकल करके आती है, अब इसी क्रम में देखते हैं। वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस चीज़ को क्लियर किया है। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर संविधान सभा जो गठित होती है उसका आधार कैबिनेट मिशन ही है। उस समय भारत जब आज़ादी के लिए लड़ रहा है या आज़ादी के अंतिम पड़ाव पर है, तो इंग्लैंड के पीएम हैं एटली, और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, ये वही माउंटबेटन है जिनकी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ बातें क्लियर कर दी अपनी घोषणा में। क्या घोषणा थी? इन दोनों की घोषणाओं को अगर हम समरी रूप में देखें तो क्या घोषणा थी, उसके सार में क्या था? तो देशी रियासतों के प्रति इन्होंने कहा, क्या कहा कि देशी रियासतें अब स्वतंत्र हैं, यानी कि वे ब्रिटिश आधिपत्य से स्वतंत्र हो चुकी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च नहीं, यानी सर्वोच्चता दो संघ हैं यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान, दो संघ हैं। या तो आप भारत के साथ में जुड़ जाइए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए। चाहे तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन अपनी सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता की यहाँ बात नहीं है। सर्वोच्चता समाप्त हो गई, आप किसी अन्य रियासत पर अपना अधिकार नहीं कर सकते, स्वतंत्र रहना चाहे रह सकते हैं। और यही वो रास्ता दे करके गए जिसके चलते आगे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद जैसे मुद्दे हमारे सामने उठकर आते हैं। तो भारत संघ और पाकिस्तान में विलय होना ये पहली चॉइस है, या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, और चाहो तो स्वतंत्र भी रह सकते हो, लेकिन आप सर्वोच्च शक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है। तो यहाँ
जो अंतिम नीति रही उस नीति में कहीं ना कहीं हमें ये बात देखने को मिलती है कि अंग्रेजों की अब नीतियां भारतीय रियासतों के प्रति पूरी तरह से बदल चुकी है और कहीं ना कहीं वे भारतीय राज्यों को बराबरी का दर्जा देने के पक्ष में है। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन एक टॉपिक एक वीडियो में पूरा हो जाए यही प्रयास लेकर के चलता हूं। तो यहां इस वीडियो के अंदर हमने देखा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशों की भारतीय राज्य या रियासतों के प्रति क्या नीतियां रही, उनका क्रम क्या रहा, कौन कौन से गवर्नर जनरल या गवर्नर इसमें सम्मिलित थे। डलहौजी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेलेजली इंपॉर्टेंट रहेगा मोस्टली। और देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो नीति रहेगी वो घेरे की नीति, अधीनस्थ प्राथक्य की नीति और अधीनस्थ संघ की नीति। ये 3 नीतियां सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरी, तीसरी और चौथी, पहली और पांचवी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये 3 नीतियां हैं। इनसे जुड़े हुए फैक्ट सारे लेकर के इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अन्य कहीं जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं रहेगी। इसी क्रम में इसी विश्वास के साथ कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कहीं पर भी कोई ऐसी इशू रहती है, कोई डाउट्स रहता है तो निश्चित तौर पर आप मेरे को यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं और मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में वहां पर भी आप पर्सनली मुझसे बात कर करके और इस तरह की समस्या अगर कोई रहती है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।